नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। प्राणपति एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग संगम वंश को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संगम काल के राजनैतिक इतिहास को जाना था और कितने संगम हुए थे, उस समय कितने ग्रंथ संकलित किए गए थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से जाना था। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, पहले ये देख लेते हैं। दोस्तों, हम लोग संगम कालीन शासन प्रणाली को देखेंगे, नगरीय एवं ग्रामीण प्रशासन को देखेंगे, ठीक है। फिर हम इनके प्रमुख नगरों को देखेंगे, कर प्रणाली को देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था को देखेंगे, ठीक है, धार्मिक अवस्था को देखेंगे और इनके आर्थिक स्थिति को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम लोग संगम वंश को कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद भी हमारा एक वीडियो आएगा जिसमें हम लोग संगम वंश से जितने भी सवाल बन सकते हैं, जितने भी तरीके के, मेरा प्रयास यही रहेगा कि जितने भी सवाल बन सकते हैं और एनटीए नेट में जो भी सवाल इससे संबंधित किए गए हैं उन सभी सवालों को सॉल्व किया जाए और इसमें समझने का प्रयास किया जाए, ठीक है। तो हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, संगम कालीन जो शासन प्रणाली थी वह कैसी थी? तो राजतंत्रात्मक और वंशानुगत थी, जिसमें राजा की शक्ति जो होती थी वो सर्वोच्च होती थी, ठीक है। तो हम लोग वैसे भी देखते हैं दोस्तों कि जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था होती है उसमें हमेशा जो राजा होता है वह सर्वोपरि होता है, उसके नीचे ही सारी चीज़ें होती है, ठीक है। लेकिन राजा की शक्ति को या राजा को सलाह देने के लिए एक सभा होती थी, ठीक है। वो सभी वंशों में होती थी, मंत्रिपरिषद। तो क्या है कि राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे हम नालवई कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, शब्द महत्वपूर्ण हुआ कि राज परिषद के लिए या मंत्रिपरिषद के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? तो वह था नालवई शब्द, ठीक है। यह राजा के साथ क्या करता था? न्याय कार्य करता था। राजा इसी की सहायता से न्याय व्यवस्था को चलाता था। राजा की निरंकुशता पर जो अंकुश लगाने के लिए समितियों का गठन किया गया था वह 5 समितियां थी और उन्हें क्या क्या कहा जाता था? तो सबसे पहला जो व्यक्ति होता था वह मंत्री होता था और मंत्री को इस समय अमाइचार तथा अमैचार कहा जाता था, ठीक है। मंत्री को क्या कहा जाता था? अमाइचार अथवा अमैचार कहा जाता था। पुरोहित को पुरोहितार कहा जाता था। सेना नायक को सेनापतियार कहा जाता था। राजदूत को दूतार और गुप्तचर को ओरार कहा जाता था, ठीक है। तो इसमें ये तो पुरोहित को आसान है, पुरोहितार है। सेना नायक भी आसान है, सेनापतियार है। राजदूत भी आसान है, दूतार है। गुप्तचर को आपको याद करना पड़ेगा कि गुप्तचर का ओरार होता था और मंत्री का क्या होता था? अमाइचार तथा अमैचार, ठीक है। ये आगे हम देखते हैं दोस्तों, नगरीय एवं ग्रामीण प्रशासन। इनकी नगर और ग्रामीण की प्रशासन कैसी थी? तो दोस्तों, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्य को विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया था। इस प्रत्येक इकाई का अपना एक प्रशासनिक अधिकारी होता था। जितने भी छोटी छोटी इकाइयों में राज्य को विभाजित किया गया था, इन सभी के एक अपने महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, प्रशासनिक अधिकारी होते थे। जैसे नगरीय और ग्रामीण प्रशासन में प्रमुख कौन होता था? मन्नरम होता था। तो आपसे यदि यह सवाल किया जाता है कि मन्नरम क्या था, ठीक है, तो मन्नरम दोस्तों नगरीय और ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख होता था। मंडलम, देखिए राज्य को जो है संपूर्ण राज्य को क्या कहा जाता था? मंडलम कहा जाता था। और मंडलम को नाडु में विभक्त किया गया था, यानी प्रांतों में विभक्त किया गया था। देखिए वर्तमान की स्थिति क्या है, इसको भी यदि आप समझ लिए तो उसके अनुसार इसको बैठा लिए कि इस समय क्या जो कहा जाता है, जैसे जैसे विभक्त किया गया है देश में राज्य को जिला वाइज, ठीक है, तो जैसे भी विभक्त किया गया तो उस समय भी ऐसे ही विभक्त किया गया था, पर नाम अलग अलग है, ठीक है। तो संपूर्ण राज्य को क्या कहा जाता था? मंडलम। और प्रांत को क्या कहा जाता था? नाडु कहा जाता था। उर या पेरूर जो होता था वह नगर या बड़े ग्राम को कहा जाता था, ठीक है। देखिए क्या होता है, सवाल यदि आपसे पूछे जाते हैं तो एक सीक्वेंस में दे दिया जाता है, नाम दे दिया जाता है और ये किया जाता है कि आप इसको एक क्रम से लगाइए, या आगे से लगाइए या पीछे से लगाइए, तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है, छोटे से या बड़े से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मंडलम किसे कहा जाता था, नाडु किसे कहा जाता था, उर किसे कहा जाता था, सिरूर किसे कहा जाता था, ठीक है। यदि आपको नहीं पता होगा तो आप सवाल नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है।
सिरूर क्या होता था दोस्तों? सिरूर छोटे ग्राम को कहा जाता था। मुडूर जो पुराना ग्राम होता था। अवई जो होता था वह छोटे ग्रामों की सभा होती थी। एक महत्वपूर्ण सवाल हो गया कि अवई किसे कहते हैं? तो दोस्तों अवई जो है वह छोटे ग्राम की सभा होती थी। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए पट्टिनम, पट्टिनम क्या है? तटीय शहर है। पोडियाल क्या है? सार्वजनिक स्थल है। सालई क्या है? प्रमुख सड़क है। और तेरू क्या है? नगर की प्रमुख गली है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको देख लिया कि किसको क्या कहा जाता था। मंडलम यानी राज्य, संपूर्ण राज्य। नाडु यानी प्रांत। उर पेरूर नगर या बड़े ग्राम होते थे। सिरूर क्या होते थे? छोटे ग्राम होते थे। मुडुर क्या होते थे? पुराना ग्राम होते थे। अवई छोटे ग्रामों की सभा होती थी। और पट्टिनम तटीय शहर होती थी। पोडियाल जो थी वो सार्वजनिक स्थल होती थी। सालई प्रमुख सड़क थी। और तेरू जो है वह नगर की प्रमुख गली थी। देखिए ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। ये हम प्रत्येक जगह पर देखेंगे वैदिक सभ्यता से लेकर के, कि ग्राम जो है वह हमेशा प्रशासन की छोटी इकाई रहती थी। ठीक है, और ग्रामों की सभा क्या कहलाती थी? तो अवई कहलाती थी, जो स्थानीय विवादों, व्यापार तथा रोजगार आदि से संबंधित होती थी। बड़े ग्राम या नगर को उर कहा जाता था। और छोटा ग्राम क्या होता था? सिरयूर या सिरूर कहलाता था। हम देखते हैं दोस्तों संगमकालीन प्रमुख नगर। संगमकालीन प्रमुख नगरों में क्या था? उरैयूर, यह चोलों की राजधानी थी तथा सूती कपड़ों का बड़ा केंद्र था। तो आपसे यदि ऐसे सवाल पूछा जाए कि संगम काल में सूती कपड़ों के लिए सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तो कौन सा केंद्र था? उरैयूर था। देखिए मैं कहीं ना कहीं आपको सवाल की तरफ भी इंगित करते जा रहा हूँ कि कैसे सवाल बन सकते हैं, तो ये आप अवश्य ही ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उदयपुर किसके लिए प्रसिद्ध था? सूती कपड़ों के लिए। पुहार क्या था दोस्तों? तो पुहार जो था वह चोलों की समुद्र तटीय राजधानी थी। और यह एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी था। ठीक है, मदुरई क्या था? मदुरई पांड्य शासकों की राजधानी थी। ठीक है, और इसके साथ ही साथ मदुरई किसके लिए प्रसिद्ध थी? मोतियों के लिए। मेगास्थनीज एक जगह वर्णन करता है, किसके लिए वर्णन करता है? तो मदुरई माबर इसका नाम बताता है वो, और ये कहता है कि यह जो है राज्य यह मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, वांजी या करयूर जो थी वह चेरों की राजधानी थी। कोरकाई जो थी वो पांड्यों की तटीय राजधानी थी। मुसीरी अथवा मुजीरिस चेरकालीन प्रसिद्ध बंदरगाह थी। ठीक है, तो ये बंदरगाह आपको याद रखने बहुत जरूरी है। आगे हम देखते हैं दोस्तों इनकी सैनिक व्यवस्था क्या थी। शासकों के पास जो होता था वह पेशेवर सैनिक होते थे। ठीक है, सेना के कप्तान को एनआरडी कहा जाता था। ठीक है, ये यहाँ के जो शब्द है वो थोड़ा सा क्लिष्ट होते हैं, या फिर क्या होता है उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत के जो शब्द होते हैं हम लोगों को नए लगते हैं, और इसीलिए थोड़ी सी परेशानी आती है कि ये कौन सा नाम है यार, एनआरडी ये वो। ठीक है, तो फिर भी एग्जाम में ये सब शब्द बहुत ज़्यादा ध्यान दिए जाते हैं और सवाल किए जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो सेना के कप्तान को क्या कहा जाता था? एनआरडी कहा जाता था। सेना को रथ, हस्ती, घुड़सवार और पैदल सेना में विभाजित किया गया था। सेना की जो अग्र टुकड़ी थी उसे तूसी कहा जाता था, और पिछली टुकड़ी जो होती थी वह कूली कहलाती थी। ठीक है, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की ये लोग मूर्तियां बनवाते थे। ठीक है, ये इनके यहाँ परंपरा थी और सैनिकों का सम्मान करते थे। वेल्लाल जो होते थे वो धनी किसान होते थे, और ये सैनिक पदों पर भी कार्य करते थे। ठीक है, अब हम इनके कर प्रणाली को देखते हैं। दोस्तों संगम काल में कृषि तथा व्यापार दोनों से कर वसूले जाते थे, और यह हम देखते हैं कि यह नगद भी होते थे और अनाज के रूप में भी कर वसूले जाते थे। कर अदा करने की जो एक प्रसिद्ध इकाई थी वह वरियम वारी थी। ठीक है, कर अदा करने वाले क्षेत्र की प्रसिद्ध इकाई क्या थी? वरियम वारी थी। और जो इसके अधिकारी थे वह क्या कहे जाते थे? वरियार कहे जाते थे। तो वरियम वारी जो होती थी वो प्रसिद्ध इकाई थी, और अधिकारी कौन था? वरियार था। माँ और वेली, ये आप जितने भी इंपॉर्टेंस मैंने बताया उसमें कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस है माँ और वेली। तो माँ और वेली क्या था? तो दोस्तों यह भूमि का एक माप था। ठीक है, माँ और वेली क्या था? भूमि का एक माप था। अनाज को अंबानम में तौला जाता था। अनाज को, जो हम लोग आज कांटा तराजू जिसको कहते हैं, यह क्या कहा जाता था? अंबानम। तो अनाज को किस चीज में तौला जाता था? अंबानम में तौला जाता था, और यह माप की सबसे बड़ी इकाई थी। छोटे तौल के रूप में यदि हम देखें तो नाली, उलाकू और अलाक प्रचलित थे। ठीक है, राजस्व से संबंधित शब्दावली हम कुछ देख लेते हैं।
माँ और वेली क्या थी? भूमि की दो प्रसिद्ध इकाई थी। इरय क्या थी? यह भूमि कर थी। उल्गु या सुंगम क्या थी? तो चुंगी एवं सीमा शुल्क थी। कुडमई या पादु राजा को अदा किया जाने वाला कर था, और इरादू जो था वो जबरन वसूला जाने वाला कर था। ठीक है, इरादू क्या था? तो जबरन वसूला जाने वाला कर था। अब देखते हैं दोस्तों हम संगम कालीन सामाजिक व्यवस्था। समाज इस समय भी हम देखते हैं कई वर्गों में विभक्त था, जैसे अरसर, शासक। अरसर शासक को क्या कहा जाता था? अरसर कहा जाता था। ब्राह्मण को सुड्डूम कहा जाता था। सुड्डूम, सुड्डूम, ठीक है। ब्राह्मण को क्या कहा जाता था? सुड्डूम कहा जाता था। वेल्लाल धनी किसान होते थे। वेनिगर यानी व्यापारी होते थे, और पुलैयन यानी दस्तकार होते थे। ठीक है, इस समय एक चीज हम देखते हैं दोस्तों कि ये हमें कई प्रकार के समाज दिख रहे हैं, पर जाति व्यवस्था यहाँ पर गहरी नहीं थी। यहाँ पे बहुत ज्यादा जातियों में विभक्त नहीं थे। जैसे कि हम उत्तर भारत में देखते हैं कि हमारे यहाँ जाति व्यवस्था जटिल परंपरा थी और कई वर्गों में विभक्त हो चुकी थी, लेकिन संगम काल में ऐसा नहीं है। और ये सवाल भी एक बार एनटीए में आया है। खैर, बाकी जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें वो सवाल डिस्कस करेंगे। ठीक है, समाज में राजा के बाद क्रमशः ब्राह्मण, वेल्लाल, बेनिगर तथा पुलैयन का स्थान आता था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस। यदि आपसे ये पूछ दिया कि आप एक क्रम में लगाइए उस समय के लोगों को, समाज को, तो 1 नंबर में राजा के बाद 1 नंबर में ब्राह्मण, 2 नंबर में किसान, 3 नंबर में व्यापारी और 4 नंबर में दस्तकार यानी पुलैयन आते थे। ठीक है, स्त्रियों की दशा इस समय अच्छी मानी जाती थी। दरबारों में हम देखते हैं कि गायकों के साथ नर्तकियां नाचती थी, जिन्हें पानर कहा जाता था और बिडैलियर भी कहा जाता था। ठीक है, अस्पृश्यता थी, लेकिन दास प्रथा का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम में 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा है। ठीक है, 8 प्रकार की विवाहों की चर्चा किसमें मिलती है? तो वह है तोलकाप्पियर में। और यह तमिल व्याकरण ग्रंथ है। ये बीएचयू के एंट्रेंस में भी हम देखते हैं कि पूछा जाता है, और यह कई जगहों पे पूछा गया है कि किस ग्रंथ में 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा मिलती है। तो वह है तोलकाप्पियम, जिसके रचनाकार तोलकाप्पियर है। और ये इसीलिए इम्पोर्टेंस हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें उत्तर भारत की जो परंपरा है उसका निर्वाह इसमें किया जा रहा है, या उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, इस काल में सती प्रथा का प्रचलन था और विधवाओं की दशा दयनीय थी। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों धार्मिक अवस्था क्या थी यहाँ पर। तो इस काल में हम देखते हैं कि मुख्य रूप से 3 धार्मिक मत थे, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन। इन तीनों को मानने वाले लोग थे। और यहाँ के जो पहाड़ी लोग थे वो प्रमुख रूप से जिस देवता का पूजा करते थे वो कौन देवता था? मुरुगन था। ठीक है, जिन्हें सुब्रमण्यम भी कहा जाता है, और इनका प्रतीक क्या होता है? मुर्गा होता है। ठीक है, यहाँ पर हम एक कार्तिकेय की तस्वीर देख रहे हैं, और इसमें देवता जो है वो वाहन जो है वो हंस है, लेकिन इनका जो है कि देवता जो थे वो कार्तिकेय थे, पर उनका जो वाहन होता था वो मुर्गा होता था। ठीक है, मुरुगन स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी, उनका वाहन क्या होता था? मुर्गा होता था। और इनके लिए जो नृत्य किया जाता था उसे वेल नाडल कहा जाता था। ठीक है, इनके लिए जो नृत्य किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? वेल नाडल कहा जाता था। ठीक है, पुहार में हम देखते हैं कि वार्षिक उत्सव में इंद्र की विशेष पूजा होती थी। ठीक है, इंद्र की विशेष पूजा होती थी। मरियम्मा जो है यह शीतला माता थी जो चेचक की देवी थी। कोरवाई विजय की देवी थी। वन देवी कुडुरैकर डावुल की तुलना दुर्गा से की जाती है। तो दुर्गा से किस देवी की तुलना की जाती है? तो कुडुरैकर डावुल। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों संगम कालीन आर्थिक स्थिति। तो संगम कालीन जो अर्थव्यवस्था थी वह कृषि के अतिरिक्त यदि हम देखेंगे तो यह जो है कि सुचालित और आत्मनिर्भर थी। इसके पास जो है कि इसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो सुचालित थी, और यह स्वयं पे आत्मनिर्भर थे। और कृषि के अंतर्गत हम देखते हैं दोस्तों ये लोग धान, गन्ना, रागी, कुल्थी और जौ इत्यादि इनकी प्रमुख फसलें थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये लोग मछली उत्पादन करते थे, जहाजों का निर्माण करते थे, कताई, बुनाई इत्यादि ये उद्योग भी करते थे। चेरों के राज्य में हम देखते हैं कि काली मिर्च, हल्दी, मछली, कटहल तथा भैंस आदि के लिए इनके राज्य प्रसिद्ध थे। ठीक है, चोलों के राज्य में कावेरी नदी के जल का
प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। सिंचाई के लिए जल का प्रयोग किया जाता था, इसका मतलब यहाँ पर कृषि व्यवस्था बहुत अच्छी थी। ठीक है, संगमकालीन राज्यों की जो मुख्य उपज थी वो ये सारी सामग्रियां थी। व्यापार का माध्यम हम देखते हैं दोस्तों वस्तु विनिमय रहा है। ठीक है, वस्तु विनिमय था और अनाज विनिमय जो होता था वो सर्वाधिक प्रिय था। अनाज से ज़्यादा सामान जो है कि विनिमय किए जाते थे। देखिए ये लोग कौन कौन से सामग्री अपने यहाँ आयातित करते थे, खरीदते थे, तो वह था घोड़ा, सोना, चांदी, तांबा, रांगा, सीसा, गदला, कांच, शराब, दोहत्थे कलश, मुद्राएं, पुखराज इत्यादि ये सामग्रियां ये लोग खरीदते थे। और इनकी निर्यातित वस्तु क्या होती थी, तो दोस्तों मसाले। भारत से दक्षिण भारत में मसाले बहुत ज़्यादा निर्यात किए जाते थे दक्षिण भारत से। ठीक है, मसाले में क्या क्या होता था, जटामासी, तेजपत्ता, काली मिर्च इत्यादि। ठीक है, इसके अलावा यहाँ के वस्त्र, मलमल और विलासिता के सामान, कछुए की खोपड़ी, मोती इत्यादि बहुत ही फेमस थे और ये सभी सामग्रियां निर्यातित की जाती थी। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर बाह्य और आंतरिक व्यापार बहुत ही ज़्यादा किया जाता था। यहाँ से यहाँ के जो बंदरगाह थे वो बहुत ही प्रसिद्ध थे और यहाँ से हम देखेंगे कि इनके जो है कि विदेशी व्यापार चलती थी। तो ये देखते हैं कि इस समय के प्रमुख बंदरगाह जो थे वो तोंडी, मुशीरी, पुहार, सालियूर आदि प्रमुख बंदरगाह थे। और इस काल में यदि वैदेशिक व्यापार हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता था वो रोमन साम्राज्य के साथ होता था। ठीक है, और रोमन सम्राट आगस्टस के सिक्के हम देखते हैं कि पुहार, मुजीरिस और अरिकामेडू से मिले हैं। यहाँ तक कि हमें इन क्षेत्रों से रोमन बस्तियों के भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है, और ये कुछ रोमन सिक्के हैं जो यहाँ से प्राप्त हुए हैं और यह प्रमाणित करते हैं कि हमारा जो व्यापार था वो इनके साथ बहुतायत रूप में हो रहा था। ठीक है, इस काल में हम देखते हैं कि उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के बीच व्यापार का भी उल्लेख मिलता है और इसमें हम देखेंगे कि गंगा घाटी से गोदावरी घाटी तक का जो मार्ग होता था उसे दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था और इस दक्षिणापथ का उल्लेख कई साहित्यकारों ने किया है। ठीक है, इस काल में पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर बंदरगाहों की संख्या अधिक थी और इसमें हम देखते हैं नौरा, तोंडी, मुसीरी, नोलसिंडा आदि बंदरगाह जो है यह पश्चिमी तट पर अवस्थित थे। ठीक है, ये तिरुकाम्यूलर नामक स्थान चेर चोल पांड्यों का संगम स्थल था। ठीक है, तो चेर चोल और पांड्यों का संगम स्थल कौन सा स्थान था, तो वह था तिरुकाम्यूलियर नामक स्थान जो था। ठीक है, इस समय जब व्यापार किए जाते थे तो वो स्थल मार्ग से या जल मार्ग से जब किए जाते थे उसके हेड को क्या कहा जाता था, तो व्यापारिक स्थल मार्ग कारवां का नेतृत्व करने वाले सार्थवाह को मासातुवान कहा जाता था। हमारे यहाँ सार्थवाह कहा जाता था जबकि इनके यहाँ क्या कहा जाता था, मासातुवान कहा जाता था और समुद्री सार्थवाह को मानामिकन कहा जाता था। ठीक है, तो इसके साथ ही दोस्तों हमारी यह वीडियो समाप्त होती है जिसमें हम लोगों ने इनके आर्थिक व्यवस्था के विविध आयामों को देखा। ठीक है, और इनके धार्मिक अवस्था, सामाजिक अवस्था इत्यादि सभी को हम लोगों ने अच्छे से देखा और समझने का प्रयास किया। अब इस वीडियो को आप यदि एक बार दो बार देखते हैं तो आपके सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, संगम काल का वैसे जब हम वीडियो देखते हैं तो ज़्यादा यूट्यूब पे अच्छे से वीडियो मिलता नहीं है। मैंने एक प्रयास किया है, यदि आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो आप कोई जो है कि वीडियो को लाइक्स कर सकते हैं। आप कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं तो आप अपना सुझाव अवश्य दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है। तो हम निरंतर ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे कि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग संगम काल से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।